हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था पावर शेयरिंग से रिलेटेड एक वीडियो, और उसमें हम लोगों ने एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका और एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम के बारे में देखा था। ठीक है, आज जो हम लोग देख रहे हैं वो मेजोरिटिनिज्म इन श्रीलंका एंड एकोमोडेशन इन बेल्जियम। इन दो देशों में आफ्टर इंडिपेंडेंसी किस तरह की गवर्नमेंट की सिस्टम आई, ये दोनों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि किस तरह से इंडिपेंडेंसी के बाद श्रीलंका में गवर्नमेंट बनी और सरकारें बनी तो कौन कौन से प्रॉब्लम क्रिएट हुई और प्रॉब्लम का कारण क्या था ये भी जानेंगे, और उसकी जांच पड़ताल भी करेंगे कि इस कारण का सॉल्विंग जो सॉल्व करने की बात है वो कैसी थी, किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। चलो बात करते हैं हम लोग मेजोरिटिनिज्म इन श्रीलंका। फर्स्टली हम लोग अगर बात करें तो श्रीलंका 1948 में इंडिपेंडेंस हुआ था, और उनको जब इंडिपेंडेंसी मिली उसके बाद श्रीलंका में जो गवर्नमेंट बनी वो मेजोरिटी के बेस पे बनी, क्योंकि वहां पे सिन्हाला ग्रुप बहुमत में थी, मेजोरिटी में थी। तो सिन्हाला ग्रुप चूंकि 74% थी, कंपोजिशन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। ठीक है, तो 74% ही सिन्हाला ग्रुप वाले मेजोरिटी में था, तो उनकी सरकारें वहां पे बनी। और 1956 में एक एक्ट पास की गई जिसके तहत ओनली सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, और ये ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला को बनाया गया तो कई तरह के डिसएडवांटेज, आप कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज मिली तमिल पीपल को। हर जगह से उनको किसी तरह की अच्छी पोस्ट भी नहीं मिलती थी, हर जगह पे सिन्हाला पीपल को बहुमत मिलती थी, हर जगह सिन्हाला पीपल को प्रेफरेंस मिलते थे। ठीक है, तो एडवांटेज की बात की जाती है तो सिन्हाला पीपल को पूरा एडवांटेज मिलती थी, जबकि वो ग्रुप मेजोरिटी में थी। तो मेजोरिटी के बेस पे बना श्रीलंका में एक एक्ट पास होती है 1956 में, और वो एक्ट के तहत सिन्हाला पीपल को यानी कि सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाता है और तमिल को डिसएडवांटेज हाथ लगती है, जिसके बाद श्रीलंका में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाती है, कई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, बहुत सारे इशू श्रीलंका के अलग अलग पार्ट से होना शुरू होती है। और जो सबसे बड़ा इशू क्रिएट होता है वो श्रीलंका का नॉर्थ ईस्ट पार्ट। मैंने आपको श्रीलंका का ये बताया था मैप, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने देखा था कि श्रीलंका का ये जो पार्ट था, ये जो पार्ट है वो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट, इस पार्ट में बहुत सारे इशू आना स्टार्ट हो जाता है, और ये इशू इतना बढ़ जाता है। मैंने ये भी बताया था कि श्रीलंका के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में तमिल पीपल रहते हैं, और तमिल का मैंने भी दो टाइप बताया था। तमिल स्पीकिंग पीपल दो टाइप के थे, एक श्रीलंकन तमिल और दूसरा इंडियन तमिल। तो ये जो श्रीलंकन तमिल वाले पीपल थे डिसएडवांटेज को सह नहीं पाए और इशू स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण वो लोग सेपरेट कंट्री का डिमांड करने लगते हैं, सेपरेट गवर्नेंस की डिमांड करने लगते हैं, और ये डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि श्रीलंका में स्थिति बहुत ही नाजुक हो जाती है, और स्थिति इतनी नाजुक होती है कि वॉर की सिचुएशन आती है। और जब घर के अंदर वॉर होती है, देश के अंदर में किसी इशू किसी प्रॉब्लम के कारण वॉर होती है, तो उसे हम लोग सिविल वॉर कहते हैं। तो श्रीलंका में सिचुएशन ऐसा बन गया, घर के अंदर उनके सिचुएशन ऐसा बन गया कि दो रीजनल ग्रुप जो थे वो आपस में भिड़ गए, तमिल और सिन्हाला, और उनके बीच में सिविल वॉर हो गई जिसमें हजारों लोग मारे गए, दोनों ही ग्रुप के हजारों लोग मारे गए। ये 1980s के डिकेड में स्टार्ट हुआ था, 1980s के डिकेड में ये सिविल वॉर स्टार्ट हुई थी। और आप यूं कह सकते हैं कि श्रीलंका की कंडीशन आज भी सही नहीं है, आज भी वहां पर इस तरह के कई सिचुएशन क्रिएट होते रहते हैं। तो सिविल वॉर के कारण जो एक समुदाय बनी, सिविल वॉर के कारण जो एक संगठन बना, वो संगठन था एलटीटी। एलटीटी एक संगठन बना, और ये संगठन जो कि डिमांड कर रहे थे सेपरेट स्टेट की डिमांड श्रीलंका में, और वो स्टेट पार्ट कौन सा था, तो नॉर्थ ईस्ट श्रीलंका, जो कि भारत से सटा हुआ पार्ट है। आप ये कह सकते हैं कि जो साउथ कॉरिडोर हमारी है, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तमिलनाडु में जो कन्याकुमारी का पार्ट है, वहां से ये श्रीलंका का पार्ट काफी नजदीक है, जिसके कारण इसका इम्पैक्ट इंडिया में भी पड़ा था। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि
या फिर तमिल लोगों का जो कन्फ्लिक्ट था उसके कारण इंडिया में क्या प्रभाव पड़ा होगा। मैं आपको ये बताऊं तो श्रीलंका की ये कन्फ्लिक्ट के कारण हमारे देश के प्रधानमंत्री तक मारे गए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी श्रीलंकन पीपल जो प्रभाकरण थे वहां के, जो तमिलनाडु के लिए तमिल पीपल के लिए सेपरेट स्टेट का डिमांड कर रहे थे, वो काफी गुस्से में थे इंडिया से, क्योंकि श्रीलंका में मेजोरिटी वाले ग्रुप को हेल्प करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कई तरह की प्रपोजल दिया था, कई तरह के हेल्प किया था, जिसके कारण उन लोगों को प्रॉब्लम हुई। तो प्रॉब्लम के कारण उन्होंने क्या किया, ये डिसाइड किया कि राजीव गांधी जो गवर्नमेंट आएगी तो ये हमारा और भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जिसके कारण राजीव गांधी की हत्या करवा दी गई, जिसमें प्रभाकरण का हाथ था, और ये प्रभाकरण कोई और नहीं LTTE ग्रुप का ही हेड था। LTTE जो कि श्रीलंका में नॉर्थ ईस्ट पार्ट का तमिल पीपल के लिए सेपरेट स्टेट का डिमांड कर रहे थे। तो आप ये समझ सकते हो कि एक देश के कारण दूसरे देश की भी क्या प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये कन्फ्लिक्ट, ये सिविल वॉर श्रीलंका के कंडीशन को बहुत ही खराब कर दिया। दुनिया में श्रीलंका अपने स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, कल्चर के लिए जानी जाती थी, लेकिन सिविल वॉर के कारण उनका ये सब ख्याति में बहुत सारी कमी देखने को मिली, बहुत सारी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, श्रीलंका सेफ नहीं रहा। खैर, ये तो श्रीलंका की बात थी जहां पे मेजोरिटी गवर्नमेंट को जब तहरीर दी गई तो बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी कठिनाइयां फेस करनी पड़ी। अगर हम बात करें बेल्जियम की, बेल्जियम में किस तरह की गवर्नमेंट आई, क्योंकि हर देश में आज़ादी के बाद एक नई गवर्नमेंट बनती है और वो सरकार ही वहां पे काम करती है। तो बेल्जियम ने श्रीलंका के अपेक्षा थोड़ा सा सूझबूझ का परिचय दिया और एकोमोडेशन का सिस्टम अपनाया। अपने देश में उन्होंने पावर को शेयर किया। पावर शेयरिंग करने से पहले बेल्जियम ने अपने देश के संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात को लेकर के किया कि हमारे देश के माइनॉरिटी ग्रुप किसी भी तरह से अनहैप्पी ना हो, किसी भी तरह से उनको कुछ ऐसा महसूस ना हो कि हम माइनॉरिटी है। तो माइनॉरिटी ग्रुप वालों को भी खुश करने के लिए बेल्जियम ने दुनिया का सबसे यूनिक गवर्नमेंट की सिस्टम बनाया, जिसके कारण कई बार ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट सिर्फ एक इमेजिनरी गवर्नमेंट है, एक काल्पनिक, ऐसा गवर्नमेंट हो नहीं सकता है, लेकिन बेल्जियम ने ये कर दिखाया। बेल्जियम की गवर्नमेंट की सिस्टम दुनिया में सबसे अजूबा है, इसीलिए हम लोग इमेजिनरी गवर्नमेंट कहते हैं बेल्जियम की सिस्टम को। चलिए जानते हैं कि बेल्जियम ने किस तरह से अपने देश में 4 अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करके किस तरह के सिस्टम को लाया और अपने देश में शांति का माहौल बनाया, अपने देश में कन्फ्लिक्ट से दूर पीस की ओर ले गया। जैसे श्रीलंका में कन्फ्लिक्ट थी और बेल्जियम में पीस। बात करते हैं कि बेल्जियम में ये पीस आई कहां से, बेल्जियम इतना विश्व प्रसिद्ध हो कैसे गया, इतना ग्लोबल कंट्री कैसे बन गई, ये बात करते हैं। चलिए, पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, बेल्जियम में नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल शैल बी इक्वल इन द सेंटर। जो नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन सेंट्रल। सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच स्पीकिंग जो कि मात्र 40% था और डच स्पीकिंग जो 59% था, ये दोनों के इक्वल मेंबर को रखा गया, मिनिस्टर पोस्ट के लिए इक्वल मेंबरशिप दी गई। तो पहला तो ये यहाँ पे थी समझदारी। दूसरा समझदारी की बात करते हैं, मैनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई तरह की पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिया, जिसके कारण स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट नहीं रहे, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल पे आश्रित नहीं रहा, और सेंट्रल पे आश्रित नहीं रहेगा तो वो कंट्री डेवलप करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर किसी तरह का कोई राइट नहीं रखता था। तो एक दूसरी गवर्नमेंट बन के आई, सेंट्रल गवर्नमेंट से हटके स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर प्रोवाइड की गई, बहुत सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी गई। ठीक है, तीसरी बात वहां की, ब्रुसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट। कैपिटल ऑफ बेल्जियम ब्रुसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट की सिस्टम बनाई गई, और सेपरेट गवर्नमेंट के साथ साथ वहां पे भी मेंबरशिप इक्वल था, जबकि ब्रुसेल्स की 80% आबादी फ्रेंच बोलने वाले थे और मात्र 20% लोग डच बोलने वाले थे।
फिर भी वहां पे इक्वल मेंबरशिप उन्होंने दिया, और इक्वल मेंबरशिप देने का रीजन ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल को भी इक्वल सीटें या इक्वल मेंबरशिप दी गई थी। ठीक है, तो ये रही इसकी तीसरी और चौथी सबसे यूनिक बात, जो दुनिया में सबसे यूनिक बनाती है बेल्जियम को, दुनिया में सबसे यूनिक बनाती है, वो है कम्युनिटी गवर्नमेंट। ऐसा कोई भी देश नहीं है पूरे विश्व में जहां पे कम्युनिटी गवर्नमेंट की सिस्टम है। कम्युनिटी गवर्नमेंट सुन के अजूब, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि ये किस तरह की गवर्नमेंट है। हमने तो कई तरह की सरकारें पढ़े, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, ठीक है, ऑटोक्रेसी, इस तरह के बहुत सारे पढ़े हैं, लेकिन ये कम्युनिटी गवर्नमेंट आज तक नहीं पढ़ा। तो चलो मैं बताता हूं आपको कि कम्युनिटी गवर्नमेंट होता क्या है। कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब ये है कि किसी भी देश का कोई खास कम्युनिटी के लोग मिलकर के भी अपना गवर्नमेंट, अपनी सरकारें बना सकती है। जैसे इंडिया में अगर बात करें तो कोई सिख पीपल है, तो वो सिख पीपल अपने धर्म के लिए, अपने भाषा, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए एकजुट होकर के अपनी तरह की गवर्नमेंट बनाते हैं और उनको एक विशेष पावर मिलती है। ठीक उसी तरह से बेल्जियम में भी कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, जहां पे जर्मन स्पीकिंग पीपल का एक अलग गवर्नमेंट, डच स्पीकिंग पीपल का अलग गवर्नमेंट और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल का अलग गवर्नमेंट। चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, जब गवर्नमेंट की बात आती है, जब कम्युनिटी गवर्नमेंट की बात आती है, तो वो उसका हेल्प करते हैं, वो उसके मेंबरशिप के लिए वोट करते हैं, वो वहां के रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, कहीं से भी, देश के किसी भी कोने से वो उसके लिए हेल्प कर सकते हैं। तो ये एक गवर्नमेंट की सिस्टम आई। तो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट इन बेल्जियम: सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड अनदर इज अ यूनिक गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट बहुत ही यूनिक है, और आप ये सिस्टम देख करके बेल्जियम की बात कर सकते हैं कि क्या कभी बेल्जियम में प्रॉब्लम आएगी, और प्रॉब्लम नहीं आएगी तो क्यों नहीं आएगी। और बेल्जियम में ये गवर्नमेंट के सिस्टम ने बेल्जियम को ग्लोबल कंट्री बना दिया। और इस बात की पता आपको तब चलेगा जब आप ये देखेंगे, पार्लियामेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन इन बेल्जियम, इनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि यूरोप में कई देशों ने मिलकर के एक संगठन बनाया, और वो संगठन था यूरोपियन यूनियन। और यूरोपियन यूनियन ने ये डिसाइड किया कि हमारा सेंटर पॉइंट जो होगा, जो पार्लियामेंट होगी, वो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में होगी। ब्रुसेल्स में उन्होंने अपना पार्लियामेंट बनाया। तो बेल्जियम के ये यूनिक गवर्नमेंट के सिस्टम, एक जो यूनिक उनको बनाता है पूरे दुनिया में, ये किस लिए बनाता है, कैसे उन्होंने अपने देश में गवर्नमेंट की सिस्टम बनाया जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुई, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि बेल्जियम में प्रॉब्लम क्यों नहीं आई गवर्नमेंट बनने में, और श्रीलंका में प्रॉब्लम क्यों आई। पावर शेयरिंग का डेमोक्रेसी में क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, या फिर पावर शेयरिंग का क्या रोल है डेमोक्रेसी में, पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, ये सारी क्वेश्चन मैं छोड़े जा रहा हूं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और अपना आंसर भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। एक वीडियो और बनेगा पावर शेयरिंग का, उसको देखना ना भूलें। पावर शेयरिंग का लास्ट वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है और कुछ यूनिक फैक्ट के साथ वो वीडियो आएगी, ठीक है। तब तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।